अस्सलाम वालेकुम, GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बानी PTI और कायद मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। मुश्किल लग रहा है कि अदालत किसी एक को अहल करे और दूसरे को नाअहल। नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन ही लड़ सकेंगे, अक्सरियत मिली तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ और फैज़ हमीद ने PTI को मुसल्लत किया। नून लीग और PTI अशराफिया की नुमाइंदा हैं, आएँ मेरा मुकाबला करें और आवाम पर फैसला छोड़ दें। मसाइल का हल निकालने के लिए आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आपस में लड़ेंगे तब तक दुश्मन हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज तक इल्म नहीं लाहौर में नून लीग और PTI में से मेरा मुकाबला कौन करेगा। हुकूमत का मौका मिला तो 10 वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट में 7 घंटे गुजारने के बाद अदालत ने रात गए जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरताज गुल की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, जरताज गुल को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। किसी ने जरताज गुल को हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। पेशावर हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था, मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ना पहचानता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। किसी को रात 2 बजे भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं पहुंचूंगा। जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर जरताज गुल 7 घंटे इहाते अदालत में मौजूद रही। बाहर पुलिस की बारी नफरी उनका इंतजार करती रही। रात गई चीफ जस्टिस अदालत पहुंचकर जरताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं इस्लामाबाद से न पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। CCPO ने अदालत को बताया कि जरताज गुल किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं और गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जरताज गुल को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। जरताज गुल ने अदालत को बताया कि अगर आप मुझे जमानत भी दे तो ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। जमानत से कबल बारूम में 9 मई के वाकयात पर माफी मांगती हुई जरताज गुल अबदीदा हो गई। उनका कहना था कि वो खुद एक शहीद भाई की बहन है, वो कैसे शोहदा की बेहुरमती के बारे में सोच सकती है। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं। अदालत ने जरताज गुल को आज दिन 12 बजे तक 1 लाख रुपए के मचलके जमा करने जबकि वकला से बदतमीजी पर हलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। साथ ही रिपोर्टर अब्दुल करीम व कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। PTI से एक बार फिर बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन की 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा मरकजी फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया गया। दरख्वास्त गुजार को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असर अंदाज हुआ है। फ्रीकैन के हिसाब से उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मरकजी फ्री को सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया गया। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनाकात करवाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है, अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान ना मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मुखालफीन अंडर 19 से भी घबरा रहे हैं। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज है तो हमें कोई और निशान दे दें। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है, अब सबूत तो दें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए गए, अदालत का तब भी वक्त ज़ाया किया, कोई ठोस इल्ज़ाम ना निकला। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने तयनात किया, हमने नहीं।
آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا کام کریں، ہم کیسے کہہ دیں فلاں سیاسی جماعت کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کریں، فلاں کے مسترد کر دیں۔ عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں۔ آئی جی، چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی مہلت ختم۔ این 130 میں نواز شریف کے خلاف اپیل پر جواب طلب کر لیا گیا۔ این 15 مانسہرہ سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے۔ کراچی این 242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ مریم نواز کے پی پی 80 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری چیلنج کر دی گئی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، پرویز الہی اور دیگر امیدواروں نے الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر لیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فرد جرم کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی۔ ملزمان نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن ممبران اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ وزارت داخلہ نے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کی تھی اور وزارت قانون سے رائے لے کر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ٹرائل کی درخواست کی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی جامع منصوبہ بندی بنا لی ہے۔ 4 سال میں ہونے والی تاریخی تباہی ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ عوام نے وعدہ خلافوں اور وعدہ نبھانے والوں میں ووٹ سے فرق دکھانا ہے۔ معاشی اور عوامی مسائل کے حل کی سنجیدہ منصوبہ بندی صرف ہمارے پاس ہے۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور انتخابی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی پر بلدیاتی فنڈ الیکشن مہم کے لیے استعمال کرنے کا الزام ایم کیو ایم پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ ڈالا۔ خط میں میئر کراچی اور ٹاؤن چیئرمینز پر الیکشن کمیشن کے ضابطے کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں جاری۔ مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ مخالفین پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہا اقتدار میں موج میلے کے لیے نہیں آیا جاتا، اسمبلیاں لڑائی کے لیے نہیں پالیسی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب کو آزادانہ الیکشن لڑنے دیا جائے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ رہے، چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ اس بار الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوگا، پارٹی ٹکٹ جس کو ملے گا ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم تو 28 مئی والے ہیں، ہم ایٹمی دھماکہ کر کے ملک محفوظ کرتے ہیں، تم 9 مئی والے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے ہی شہداء کی وارث فوج پر حملہ کر دیتے ہو ملک کے اندر سے۔ ایسے واقعات کس نے رونما کیے؟ کس نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا؟ دوسری بات، پہلے بھی دے کے بھاگ گئے تھے، اس بار پھر دے دیا۔ استعفیٰ اس لیے دیا کہ بحران پیدا ہو، لڑائی ہو، ملک میں انتشار ہو۔ اسمبلیاں لڑنے کے لیے نہیں بنتی، قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، بحث کے لیے بنتی ہیں۔ اس بار الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوگا اور آپ میں سے ہر شخص پی ایم ایل این کا نمائندہ ہے، آپ کو اپنی کارکردگی پتہ ہے، آپ کو جو ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ وہ پتہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ اس بار بھی الیکشن میں حصہ لینے وہی لوگ آئے ہیں جنہوں نے 76 سال قوم کو دھوکہ دیا اور عوام کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان اللہ کی نعمت اور کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد کا ثمر ہے، لیکن اس نعمت کو 76 سالوں میں ان ظالم حکمرانوں نے عوام کے لیے زحمت بنا دیا ہے۔ جماعت اسلامی کی کامیابی سے مہنگائی اور جہالت سے پاک پاکستان بنے گا، جس پر ہر پاکستانی فخر کرے گا۔ دنیا میں واحد ملک ہے جو کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن اس نعمت کو، اس رحمت کو ان 76 سالوں میں ان ظالم حکمرانوں نے تمہارے لیے زحمت بنایا ہے۔ آج پاکستان
25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने उन तमाम नेमतों से नवाजा है, ज़रख़ेज़ ज़मीन की सूरत में, बेइंतहा मादियात की सूरत में, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आज पाकिस्तान में गुर्बत मच रही है। SIFC की एपेक्स कमेटी का स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत की कि SIFC के मुख्तलिफ इक़दामात को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं। आर्मी चीफ ने मुल्क की मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी करवाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी की सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 8वां इजलास, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सतह के सरकारी हुकाम ने शिरकत की। मुख्तलिफ वफाकी वजारतों ने कलीदी शोबों में मनसूबों पर पेशरफ और मुतवक्के सरमायाकारी की बरवक्त तकमील के हवाले से इजलास को आगाह किया। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में हासिल होने वाली मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने और UAE, कुवैत और दीगर ममालिक के साथ माशी रवाबत में इजाफे को सराहा। कमेटी ने निजकारी पर पेशरफ्त का भी जायजा और डोमेस्टिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीक़ाकार को मजबूत बनाने समेत सरमायाकारों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए पॉलिसी साजी की मंजूरी दी। साल 2023 पनबिजली की पैदावार और वापडा के ज़ेर तामीर मनसूबों के लिए बेहतर साल साबित हुआ। पनबिजली के शोबों में जारी वापडा मनसूबों पर भी अहम अहदाफ हासिल किए गए। गुज़िश्ता साल में वापडा पनबिजली घरों से 34 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज़्यादा है। नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथी सरताज अजीज़ को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारब के अलावा सियासतदानों, सियासी कारकुनों और सफारतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नून लीग के कायद ने सरताज अजीज़ के इंतकाल को पार्टी और मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। बुजुर्ग सियासी रहनुमा सरताज अजीज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासतदानों की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना की तदफीन इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में सरताज अजीज के अहले खाना, अजीजो अकारिब के अलावा सियासी कारकुनों और सिफारतकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों में मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और डॉक्टर तारिक फजल शामिल है। फरतुल्ला बाबर, एजाजुल हक, सरदार मेहताब खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज मरहूम की रस्म कुल और चकशेजाद फार्म हाउस पर होगी। साबिक वफाकी वजीर खजाना और मुशीर खारजा काफी अरसे से अलील थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।